जकार्ता से इजाज़त सी आपके सामने हाजिर। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके कदोखाल क्या हैं, उससे पाकिस्तान और सऊदी अरब को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, रीजनल स्टेबिलिटी उससे मुतासर हो सकती है या नहीं होगी, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं या लैक ऑफ ताल्लुकात फॉर दैट मैटर, और उसके तनाजुर में सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक टाइज पिछले कुछ अरसों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, उसके क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सारे सवालात के कुछ जवाब तलाश करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। और इससे पहले कि मैं एक एक करके इस एग्रीमेंट की कुछ डिटेल्स जो हमारे सामने आई हैं उसके ऊपर कुछ बात करूं, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि कोई भी एग्रीमेंट दो मुल्कों के दरमियान होता है तो आपने ये देखना होता है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है या लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये दो मुल्कों के दरमियान MOU है, ट्रीटी है, पैक्ट है, एग्रीमेंट है। व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेशनल लॉ is governing or under this agreement is operating under which international law, इसमें लीगल बाइंडिंग क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद उसका जो स्कोप और लिमिटेशन है उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, या अवामुन नास अगर उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहती है, उसका कोई एनालिसिस करना चाहती है, तो आपको पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्कोप और लिमिटेशंस क्या हैं। Unfortunately, we do not have a lot of details. But for the sake of answering some of my friends' queries, I will try to highlight some of the points which are important, because बहुत सारे लोग अपने इस्लामी या मुल्की जो जज्बात हैं उसका सहारा लेते हुए सवाई अपनी सीनों को बजाते हुए, और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आई। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के पास ऑब्वियसली डिटेल्स नहीं है जितनी मेरे पास भी नहीं है। What I have done is I have reached out to some of my friends in the defense circles, in the diplomatic circles, to get more clarity. लेकिन आपको अगले कुछ दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक दो हफ्तों के अंदर इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ जाएंगी। जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सऊदी अरब को देखें ना तो वो जमहूरियत है, ना उनको किसी भी बंदे से पूछना है, ना उनको अवाम से पूछना है, और उनकी पार्लियामेंट भी MBS के मरहूने मिन्नत है। पाकिस्तान किताबों में सही, पेपर पे सही एक जमहूरी मुल्क है। उसके पास एक पार्लियामेंट है, वो जैसी मर्जी पार्लियामेंट है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसमें शामिल थे इस मीटिंग के दरमियान। देखना यह है कि क्या ये दो पाकिस्तान की तरफ से दो जो पर्सनैलिटीज हैं उनके साथ ये मुआहिदा हुआ है या पाकिस्तान की स्टेट के साथ मुआहिदा हुआ है। अगर पाकिस्तान की स्टेट के साथ मुआहिदा हुआ है तो उसके जो रेटिफिकेशंस हैं वो कहाँ से आई हैं। रेटिफिकेशन के लिए देखें, जब भी आप दो मुल्कों के दरमियान कोई मुआहिदा होगा, आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपकी पार्लियामेंट है, वो आपको अप्रूवल देगी, उसके ऊपर बहस होगी, वो चीजें मांगेगी, वो आपसे मांगेगी कि आपने इसमें जो रिस्क हैं, आप इसमें सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आपने इसके जो रिस्क की असेसमेंट कितनी की है। ऑफ कोर्स इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कोई एकदम नहीं हुआ है, ये सारा कुछ ये बड़े अरसे से चल रहा था। मेरे ख्याल में अमेरिका ने इजराइल को कतर के हमले से ना बचाकर या उसके ऊपर एक क्लियर ग्लोबल डेटरेंस क्रिएट ना करके एक वॉइड क्रिएट किया। डिस्पाइट डिप्लोमेटिक लेवल पर, और US और कतर के जो ताल्लुकात हैं वो से डैमेज नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट उसकी जो पॉलिटिकल और उसकी जो ग्लोबल परसेप्शन एक क्रिएट हुई है, उससे मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। और सऊदी अरब जो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था इन वन वे और अनदर, डिप्लोमेटिक लेवल पे, डिफेंस लेवल पर इसमें ऑलरेडी बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी थी। सो व्हाट वी हैव सीन as this agreement culminating after these meetings is just one of the steps, ठीक है। बट उसके बावजूद हमें यह देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक अप्रूवल पाकिस्तान में कौन देता है, क्या देता भी है या नहीं देता। क्या वो इमीडिएटली, ये जो दो साहब हमारे गए थे, एक प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके जाने की वजह से और इनके साइन करने की वजह से ये हम पाकिस्तान
ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ चुका है और वो बाइंडिंग एक लीगली बाइंडिंग सिचुएशन में आ चुका है। और इसमें ऑब्वियसली हमें एक और चीज भी देखनी है कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने बड़ा क्लियर किस्म का न्यूक्लियर जो डेटरेंस है उसके बारे में कोई बात नहीं की, which was also understandable given the circumstances, given Pakistan is not a member of non-proliferation treaty। क्योंकि अगर पाकिस्तान नॉन एनपीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर होता तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान बदतमीजी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह अभी यहाँ पर क्लाउडी सिचुएशन है जकार्ता के अंदर, तो जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ड्स। सऊदी अरब देखें अभी भी रीजनल के अंदर ऑयल की वजह से एक इन्फ्लुएंशियल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी इकोनॉमिक हालत भी ऐसी है कि वो इकोनॉमिक और इवन रीजनल हालत भी ऐसी है कि वो बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमें यह देखना होगा कि ये जो प्रोलिफरेशन के कंसर्न्स हैं जो कि आएंगे, इंडिया सबसे पहले इसको रेस करेगा। इसराइल इसके ऊपर भी बात कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल हैज नेवर एक्सेप्टेड दैट दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वो इसके ऊपर बात करेगा। और उसके बाद आप ईयू को देखेंगे और यूएस को भी लामहौला इसके अंदर कूदना पड़ेगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो क्लैरिफिकेशन है वो देखनी पड़ेगी। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ और लीगली बाइंडिंग का मैंने एक बात की है, वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि उसकी इन्फोर्सबिलिटी आप कैसे देख रहे हैं, ये कैसे इन्फोर्स होगा, किस टाइम पर ट्रिगर होगा, क्या इसकी नेचर इंटरनेशनल, इसकी जो स्कोप और लिमिटेशन है क्या वो इजराइल के हवाले से ही है या इसमें कुछ और चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पर क्या पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल टेररिज्म होती है, इंडिया या इजराइल, इन दोनों में से या कोई और तीसरा मुल्क पाकिस्तान के इंटरनल साइबर वॉरफेयर के अंदर, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर आपके इंटरनल टेररिज्म के किसी भी लिहाज से इन्वॉल्व होता है, तो क्या सऊदी अरब उसके ऊपर मटेरियल सपोर्ट देगा, क्या उसके ऊपर ऑन ग्राउंड फुट्स ऑन सोल्जर जो होंगे, क्या वो सोल्जर्स के फुट ऑन द ग्राउंड आपको नजर आएंगे, क्या आपको उसमें सवाए इकोनॉमिक सपोर्ट के और कुछ नजर नहीं आएगा। ये सारे सवाल हैं जो आपको देखने होंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट दूसरी जो चीज है इन्फोर्सेबिलिटी के अलावा वो है ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन में देखें अभी हर बंदा जो है पाकिस्तान एक मजहबी किस्म का मुल्क है। मजहबी किस्म के ऊपर मैं किसी और दिन इसकी जस्टिफिकेशन या इसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लेकिन इसका बेसिकली मेरा मतलब इन द शॉर्ट वर्ड्स ये है कि पाकिस्तान में इस एग्रीमेंट को ये देखा जा रहा है कि मक्का और मदीना की जो है सिक्योरिटी वो पाकिस्तान के हवाले हो गई है। तो देखें जज्बातियत और मजहबियत के जुनून के अंदर मुल्की और जहां करोड़ों लोगों की जानों का मसला है, जहां करोड़ों लोगों की सिक्योरिटी का मसला है, वहां पर विदाउट क्लियर रिलीजियस बैकिंग, विदाउट क्लियर रिलीजियस और जो उसके खतोखाल हैं उसके बगैर आप अपनी परसेप्शन और आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको लेते हुए आप मुल्कों के अंदर एक अजीब किस्म की हिजानी कैफियत नहीं पैदा कर सकते। आपको ये देखना होगा कि ये जो ऑपरेशनलाइजेशन है ये कब होती भी है या नहीं। इसमें आपको बेसिक राइट्स और आपको ट्रूप्स की मूवमेंट, इसमें आपको इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मुआहदे हैं वो आपको नजर आने चाहिए। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो न्यू जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑपरेशनलाइज होता है, वो कब होता है। उसके अलावा आपको पर्सनल एक्सचेंजेस का देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कम से कम अवेयर नहीं है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से अपने ऑफिसर्स को भेजता रहा है सऊदी अरब में मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर, मुख्तलिफ साइज एंड स्केल के अंदर ट्रेनिंग के लिए, चाहे एविएशन हो, चाहे सिग्नल्स हो, चाहे एयर डिफेंस हो या इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के हवाले से ट्रूप्स के एक्सचेंजेस हुए हों। लेकिन मैं एक बड़े वसूख के साथ ये कहता चलूं कि दे हैव नॉट बीन वेरी सेटिस्फैक्टरी टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तानी
جو دستے تھے انہوں نے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا اظہار نہیں کیا واپسی پر. تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لاجسٹکس ہب بھی انہیں بنانا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف پہلے کی طرح صرف 2 سال یا 3 سال کی ڈیپوٹیشن نہیں دیکھنی پڑے گی, آپ کو کچھ ٹروپس کی پرماننٹ جو ہے وہ وہاں پر اسٹیشن کرنا پڑے گا. سو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسکوپ اور لمیٹیشنز کے اندر جو سعودی ٹیریٹری ہے کیا اسی کو آپ نے دیکھنا ہے, کیا تھرڈ کنٹریز کے اندر بھی پاکستان کو جانا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مکہ مدینہ یا کسی بھی جگہ پر حجاز کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ملک پر اٹیک کریں, تو اس کیس میں پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ پتوں کی اور رحیم یار خان اور بہاولپور یا کسی بھی جگہ سے یہاں سے میزائل اڑیں گے, یہاں سے ایئر فورس کے جہاز اڑیں گے, اور وہ جو ہے بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی انٹرنیشنل لا کے, بغیر کسی انٹرنیشنل واٹرز کے, نیوی ہو یا ایئر فورس ہو, وہ چلے جائیں گے لبیک کرتے ہوئے اور نعرے مارتے ہوئے. اور یہ دنیا نہ تو ان چیزوں کو مانتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر اس کی آپریشنلائزیشن کی ڈیٹیلز ہمیں جلدی نظر نہیں آتی تو یہ ایم او یو یا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سوائے پیپر پہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی اس سے بہت مائلیج لی جا رہی ہے اور لی جائے گی, لیکن ملٹریلی اس سے کیا نکلے گا, I think a lot of things it has left a lot of questions, it has left a lot of loopholes. Of course some of these will be clarified in next couple of days, لیکن یہ جو ڈیٹرنس ہے, کرائسس رسپانس ہے, اس کے خد و خال دیکھے بغیر آپ اس ایگریمنٹ کی اچھائی یا برائی کے اوپر نہیں بات کر سکتے. اس کی اسکوپ لمیٹیشنز جو میں نے پہلے بات کی, کہ آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ, یہ زیادہ تر باتیں تو میں نے پاکستان کے حوالے سے کی, آخر میں چلتے چلتے سعودیہ کے ساتھ جو یو ایس کی گارنٹیز ہیں, سیکورٹی گارنٹیز ہیں, بیسز, سم آف دا لارجسٹ بیسز ان دا ورلڈ جو امریکہ نے سعودی عرب میں بنائی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا. وہ جو سعودیہ کے یو ایس کی سیکورٹی ایگریمنٹس ہیں اس کے ساتھ کیا حال ہوگا. جو ڈالرائزیشن, جو کہ اب ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑے تیزی سے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی آئل منی, اس کی امپلیکیشنز اس پہ کیا ہوں گے. اور ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا سعودیہ اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں, جو بہت زیادہ ان کا بہت آپ نظر آ رہا تھا کہ اکنامک سٹیبلٹی, اکنامک گروتھ انڈیا کی جو ہو رہی تھی, اس میں سعودی عرب ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, اور مجھے نہیں لگتا وہ سلو ڈاؤن ہوگا. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی انڈیا جو کہ ہمیشہ سے ایک نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ قسم کی فارن پالیسی کا حامی بھی رہا ہے, نان لائن موومنٹ کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیمپئن رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ان نیکسٹ کمنگ ڈیز اپنی جو گلف پالیسی ہے, گلف فارن پالیسی ہے, اس کے اوپر کچھ کلیریفیکیشن, کچھ کوشچنز, کنسرنز اس کا وہ اظہار کرے گا. تو یہ جو میں نے 1-2 دن کا ویٹ کیا, اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اب بہت زیادہ ہیجانی کیفیت یا نی جرک ریئیکشن دینا بڑا آسان بات ہے. جیسے نیوز آئی, آپ نے مائک پکڑا اور آپ دڑ دڑ بولنا شروع ہو گئے, آپ پاکستان, خانہ کعبہ اور مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ کے پاس ہیں, وہ آپ کرتے رہیں. آپ کا حق ہے, آپ اپنا ایمان آپ کے ساتھ ہے, دنیا کا ایمان دنیا کے ساتھ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے, اگر آپ واقعی جیو پالیٹکس کے اوپر بولنا چاہتے ہیں یا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, what you have to understand is what is the international law and their requirements and your responsibilities towards that. At the end of the day, پاکستان کسی ویکیوم میں نہیں رہ رہا ہے, سعودی عرب کسی ویکیوم میں نہیں رہ رہا ہے. سعودی عرب کے اپنے ممالک ہیں, 7 دوست ممالک ہیں, کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں یمن ہے جیسے, کہ جس کے ساتھ اس کے تعلقات پچھلے کچھ سالوں میں اتنے اچھے نہیں رہے ڈسپائٹ بینگ اے نیبر. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں, اور ان کے جوابات میرے پاس بھی نہیں ہیں. لیکن میرا کام تھا ان کو ہائی لائٹ کرنا کہ مکہ مدینہ کے علاوہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے خد و خال کیا ہیں, اس کے اسکوپ اینڈ لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کی انفورسبلٹی کیسے ہوگی, اس کی اسکوپ اینڈ لمیٹیشنز کہاں سے آئے گی. جو نیوکلیر پرولیفریشن ہے اور ڈیٹرنس کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ اپڈیٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا.
وہ کیا پبلک کو بتایا جائے گا، یا پاکستان آہستہ آہستہ سعودی عرب کی طرح ایک ڈکٹیٹوریل قسم کے جو پوسچرز آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کیا وہ مزید اسٹرانگ ہوں گے؟ جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مزید اسٹرانگ ہوں گے، پاکستان میں جمہوریت کو مزید ڈکلائن ہوگا، اسپیشلی ان دا ویک آف ڈکلائن آف دا یو ایس، یورپی یونین اور اوور آل ویسٹرن جو ہیجمنی ہے، اس کے ڈکلائن کے بعد یہ جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ مزید آئسولیٹ ہوں گے، اور اس میں بولنے والوں کے لیے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔